जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई थी, बजाज फाइनेंस और पेटीएम के शेयर ठक ठक करके गिरने लगे थे। यानी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होगी जियो फाइनेंस। जब जियो आया तो एयरटेल और वोडाफोन की हालत खराब हो गई। फिर ओटीटी स्पेस में देखी, जब जियो सिनेमा ने आईपीएल स्ट्रीम करना चालू किया तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स कम होने लगे। अभी बजाज फाइनेंस के शेयर हों तो मैं उन्हें तुरंत बेच दूंगा। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि मोटा भाई ब्लैक रॉक के साथ 50-50 पार्टनरशिप करके एएमसी और लेंडिंग बिजनेस में घुसने वाले हैं और ये लोग इस इंडस्ट्री में भी वैसी ही तबाही मचाने वाले हैं जैसी टेलीकॉम सेक्टर में मचाई थी। अब इस न्यूज़ को इतनी ज़्यादा हाइप क्यों मिली? ब्लैक रॉक और उनके सॉफ्टवेयर अलादीन की वजह से। जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स कंट्रोल करती है, जो हो गई पूरी दुनिया की 7% वेल्थ। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो पूरे भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन की है, लेकिन ये लोग अकेले इसका 3 गुना पैसा मैनेज करते हैं। आप कोई भी बड़ी टेक कंपनी उठा लो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई बड़ी फार्मा कंपनी उठा लो जैसे कि फाइजर, सब में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ब्लैक रॉक की ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यही लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। तो जब ब्लैक रॉक ने जियो के साथ पार्टनरशिप करी तो सबकी हालत ख़राब हो गई कि भाई अब बजाज फाइनेंस का क्या होगा, एचडीएफसी, एएमसी का क्या होगा। तो देखिए, ये ब्लैक रॉक का इंडिया में कमबैक होने वाला है। इन्होंने जियो के साथ 50-50 पार्टनरशिप करी है, जिसमें दोनों लोग $150 मिलियन डालेंगे बिजनेस में। मोटा भाई का प्लान बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक रॉक के एआई सॉफ्टवेयर यानी अलादीन का इस्तेमाल करो और डेटा और टेक्नोलॉजी के दम पे पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दो। ब्लैक रॉक ने अलादीन को बनाया तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए था, ताकि वो अपने फंड्स की, अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सके, लेकिन बाद में इन्होंने इसे एक सैस प्रोडक्ट बनाकर क्लाइंट्स को बेचना चालू कर दिया कि देखो जी, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको रिस्क मैनेज करने में, अलग अलग एसेट्स क्लास में पैसा लगाने में और कंज्यूमर डेटा को एनालाइज करने में भी मदद कर देगा। जैसा अमेज़न ने किया था AWS के साथ, वैसा ही इन्होंने भी किया है। अब आप सोचेंगे कि भाई ब्लैक रॉक इंडिया में वापस क्यों आ रहा है और इन्होंने जियो के साथ ही टाई अप क्यों किया, इनके साथ ही पार्टनरशिप क्यों करी? तो इसकी वजह है इंडिया के डेमोग्राफिक्स, अफ्लुएंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी पॉपुलेशन यंग है, सबके एस्पिरेशंस बड़े हो रहे हैं और हम और भी ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्रेडिट नीड भी बढ़ेगी, हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। प्लस ये जो डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और रिस्क कम। अब ब्लैक रॉक ने जियो के साथ ही पार्टनरशिप क्यों करी? तो अगर ब्लैक रॉक खुद से ये सब करने जाता तो उसको खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना पड़ता और लोन्स देने के लिए काफ़ी सालों तक डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते और तब तक बजाज फाइनेंस और बाकी प्लेयर्स पूरी मार्केट पे कब्जा कर चुके होते। लेकिन क्योंकि इन्होंने जियो के साथ पार्टनरशिप कर ली है तो अब ये लोग जियो के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा उठाएंगे, जिससे इनकी कॉस्ट कम होगी और ये कॉस्ट बेनिफिट अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाएंगे। भाई रिलायंस का रिटेल बिजनेस तो है ही ना, जहाँ पे लोग ग्रोसरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ खरीदते हैं। तो अगर इन्होंने इस कॉस्ट बेनिफिट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट करना चालू कर दिया तो आप बजाज फाइनेंस से लोन क्यों लेंगे? आप जियो फाइनेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट भी सस्ता मिले और इंटरेस्ट पेमेंट की झंझट भी ना हो। और जहां तक बात है डेटा की, तो मोटा भाई के पास डेटा की तो कमी बिल्कुल नहीं है। लास्ट अक्टूबर में रिलायंस ने खुद ही कहा था कि इनका लेंडिंग बिजनेस उसी डेटा पे काम करेगा जो इन्होंने करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन्स और शॉपिंग बिहेवियर से इकट्ठा किया है। तो मोटा भाई को सब कुछ पता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जियो मार्ट से क्या खरीद रहे हो, जियो सिनेमा पे क्या देख रहे हो, और क्रेडिट ब्यूरो की रेटिंग्स तो है ही। तो इनके खुद के इकोसिस्टम की वजह से लेंडिंग करना इनके लिए और भी आसान होने वाला है। अब क्या जियो फाइनेंस सक्सेसफुल होगा? क्या ये बजाज फाइनेंस को खा जाएगा? वेल, ये तो समय बताएगा, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जब जियो फाइनेंस आएगा तो बाकी एनबीएफसी प्लेयर्स को तकलीफ बहुत होने वाली है,
ये चीज़ हमने टेलीकॉम सेक्टर में देखी थी, जब जियो आया तो एयरटेल और वोडाफोन की हालत ख़राब हो गई। फिर OTT स्पेस में देखी, जब जियो सिनेमा ने IPL स्ट्रीम करना चालू किया तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स कम होने लगे। और हमने मार्केट में ट्रेलर तो देख ही लिया था, जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई थी बजाज फाइनेंस और पेटीएम के शेयर ठक ठक करके गिरने लगे थे। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले मोटा भाई ने ICICI बैंक के चेयरमैन लेजेंडरी KV कामत जी को हायर किया है और रिलायंस के बोर्ड पे बिठा दिया है। फिर इनके पास 400 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं, हज़ारों रिलायंस रिटेल के स्टोर्स हैं जिसमें 800 मिलियन लोग हर साल शॉपिंग करने आते हैं, 2 मिलियन मर्चेंट्स हैं जो जियो मार्ट पे सामान बेचते हैं, और कुछ रफ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि रिलायंस के 50% कस्टमर्स लोन्स लेते हैं बजाज फाइनेंस और बाकी NBFCs के थ्रू। बदले में ये NBFCs रिलायंस को एक नॉमिनल सी फीस दे देते हैं जो ज़्यादातर रिलायंस अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के लिए खर्च कर देता है। लेकिन अब मोटा भाई को ये थोड़ा बहुत कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस चाहिए। इसके लिए रिलायंस को लो कॉस्ट पे फंड्स चाहिए होंगे, तभी वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे पाएगा और कंपेटिटिव होगा मार्केट में। तो लो कॉस्ट फंड्स के लिए इनके पास ब्लैक रॉक का सपोर्ट है और रिलायंस की AAA की रेटिंग भी है, जिसकी वजह से ये चाहें तो मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा सकते हैं। उसके बाद इनको डेटा चाहिए होगा कि किस किस को ये लोन्स बांट सकते हैं और उनमें से कितने लोग पैसा वापस कर पाएंगे। तो ये डेटा भी रिलायंस के पास है ही, जैसा हमने पहले देखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो फाइनेंस के पास रिलायंस का 6% स्टेक है, जिसकी वजह से जियो फाइनेंस की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की आती है। यानी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होगी जियो फाइनेंस। अब आप कहेंगे कि भाई फिर तो खेल खत्म, मोटा भाई बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आजकल हर कोई लेंडिंग में घुस रहा है। जैसे कि पेटीएम कहता है कि मर्चेंट साइड पे उसके पास रिलायंस से भी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, और अभी तो उन्होंने लेंडिंग की सिर्फ शुरुआत करी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस तो है ही, जिसने सालों से कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट बनाया है, अपना एक कस्टमर बेस बनाया है, और डेटा की कमी तो इनके पास भी नहीं है। ये बात हो गई स्टार्टअप्स और NBFCs की। इसके अलावा जियो फाइनेंस को बैंक से भी कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स भी कंज्यूमर लेंडिंग को सीरियसली ले रहे हैं। इसीलिए मोटा भाई ने बैंकिंग लाइसेंस लेने की कोशिश करी थी, पर RBI ने मना कर दिया। तो इस वजह से ये लोग लो कॉस्ट कैपिटल तो उठा सकते हैं, लेकिन ये लोग बैंक्स को कभी अंडरकट नहीं कर पाएंगे। बैंक्स इनसे भी कम रेट्स पे लोन्स देंगे कस्टमर्स को। इसके अलावा इनको इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी काम करना है, क्योंकि उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो आसान कुछ नहीं होने वाला इनके लिए। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या अगर मेरे पास अभी बजाज फाइनेंस के शेयर हों तो मैं उन्हें तुरंत बेच दूंगा? जी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही रिलायंस के पास बहुत सारा डेटा है, बहुत पैसा है, ब्लैक रॉक का सपोर्ट है, लेकिन मार्केट लीडर को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। और वैसे भी लेंडिंग की मार्केट बहुत बड़ी है। ये कोई 1 प्लेयर या 2 प्लेयर मार्केट नहीं है कि एक ही आदमी का राज चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। और ऊपर से अगर हम मान लें कि ठीक है जियो मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, तो भी ये सबसे पहले छोटी कंपनीज के मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, बड़ी कंपनीज का नहीं। बजाज फाइनेंस को टक्कर देने में अभी बहुत टाइम बाकी है। बाकी दोस्तों लिस्ट होने के कुछ क्वार्टर्स बाद ही पता चल पाएगा कि जियो फाइनेंस क्या कर रहा है, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि सच बोलूं तो पैसा बांटना बहुत आसान होता है, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब उसका रिकवरी का टाइम आता है। रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।